हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग कोहलबर्ग के द्वारा दी गई नैतिक विकास के जो सिद्धांत है उसके बारे में अध्ययन करेंगे और इस सिद्धांत के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि इनके अनुसार बच्चों में किस प्रकार उम्र के हिसाब से नैतिकता का विकास होता है। इनके द्वारा जो नैतिकता है वो कितने स्टेज, कितने लेवल में विकसित होने के बारे में बताई गई है और इसमें कौन कौन सी क्रियाएं बच्चों के द्वारा की जाती हैं। इनका सिद्धांत क्या पूरी तरह से एक्सेप्ट किया गया है या इसकी कुछ आलोचना भी की गई है, इन सारी बातों को चलिए आज की क्लास में हम लोग देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है कि कोहलबर्ग की ऑटोबायोग्राफी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए, जो लॉरेंस कोहलबर्ग थे, इनका जो जन्म है वो अमेरिका में हुआ था और ये 1927 ईस्वी में वहां पर जन्म लिए थे। इनका देखिए जो जीवन था वो विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक कार्यों में, मनोवैज्ञानिक परीक्षणों में बीता और इन्होंने जो अपने ये नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, यह सिद्धांत जो है जीन पियाजे के द्वारा जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया गया था उसी से प्रेरित है और उसी को और भी विस्तृत रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया है। तो चलिए देखा जाए कि इनका यह सिद्धांत क्या है। ठीक है, देखिए ये जो है अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, जो बहुत ही प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट हैं और इनकी जो यह थ्योरी है वो जीन पियाजे से प्रेरित है। देखिए, जीन पियाजे जो हैं एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हैं और उनका जो योगदान है मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत ज्यादा है। और जीन पियाजे जो है वो देखिए कई जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके प्रेरक के रूप में रह चुके हैं। देखिए, ये बहुत सारी इनके द्वारा स्टेजेस बताई गई हैं। इन सारे स्टेजेस को हम लोग देखेंगे, कितने लेवल हैं और कौन कौन से लेवल किस किस एज के आधार पर बनाए गए हैं, सारी बातों को हम लोग डिटेल में देखेंगे आज की क्लास में। तो इन सारी चीजों को देखने से पहले हम लोगों को क्या देख लेना है, जो है नैतिकता का अर्थ, यानी नैतिकता कैसे डेवलप होती है, नैतिक नियम कौन बनाता है, ये सारी बातों को जानते हैं। तो देखिए, हम लोग देखते हैं कि नैतिक विकास यानी मोरल डेवलपमेंट। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग नैतिकता के बारे में देखिए, व्यक्ति जिस समाज तथा समुदाय में रहता है वह समाज व समुदाय उसके ऊपर तरह तरह के सामाजिक बंधन, निर्देश, अपेक्षाएं अथवा दायित्व आरोपित करता है, जिन्हें समाज के आदर्श, मानक या नैतिक मानदंड कहा जाता है। कि हम जिस समाज में रहते हैं, हम जिस समाज में जन्म लेते हैं, उस समाज के कुछ मूल्य होते हैं, कुछ आदर्श होते हैं, कुछ नियम होते हैं और उन्हीं नियम, मूल्यों, आदर्शों के आधार पे हमें अपना जीवन जीना होता है। तो यही जो मूल्य, आदर्श और नियम है, यही नैतिक मानदंड कहलाते हैं और हर समाज का अपना अपना कुछ अलग नैतिक मानदंड होता है। तो जो व्यक्ति होता है, जो बालक होता है, कभी कभी क्या होता है कि उसके व्यक्तिगत हित से ये नैतिक मानदंड टकराव होते हैं और जिसमें दुविधा की स्थिति उत्पन्न होती है और उस दुविधा की स्थिति में किसी भी बालक को, किसी भी व्यक्ति को डिसीजन लेने में बहुत कठिनाई होती है। चलिए तो देखते हैं। देखिए, समाज के द्वारा आरोपित इन बंधनों, दायित्वों और निर्देशों का व्यक्ति की व्यक्तिगत इच्छाओं से संघर्ष होता है। देखिए, कॉन्फ्लिक्ट होता है और यह स्वाभाविक है। अधिकांश व्यक्ति इस प्रकार के बंधनों को कोई ऐसे बाह्य बंधन नहीं मानते हैं जिन्हें उन पर जबरदस्ती आरोपित किया गया। बहुत से लोगों को ये जो नियम, कानून, ये मानदंड हैं, बंधन नहीं लगते हैं, उनको लगता है ये हमारे लिए मूलभूत है, यानी उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन नियम कानूनों को सही नहीं मानते, उनको लगता है कि हमारे ऊपर एक तरह से बंधन है और यह हमारी जो व्यक्तिगत पर्सनल जो फ्रीडम है उसको रोकने का प्रयास करते हैं। देखिए, प्रायः समाज के विभिन्न बंधन व्यक्ति की जीवन शैली के सामान्य अंग बनकर उसके व्यवहार को निर्देशित करते हैं। इस प्रकार के जो मानदंड होते हैं सामान्यतः व्यक्तियों के जीवन का एक
पार्ट बन जाते हैं और फिर उसके जीवन भर ये निर्देशित करते हुए चलते रहते हैं। ठीक है? वास्तव में सामाजिक बंधन प्रारंभ में व्यक्ति को बाह्य प्रतीत होते हैं तथा प्रायः वे व्यक्ति की इच्छा पूर्ति में बाधक। शुरू में लोगों को, बच्चों को ये चीजें बाधक लगती हैं, यानी उनके माता पिता के द्वारा कुछ कहा जाता है कि ये मत करो, ऐसे करो, वो करो, उनके घर वालों के द्वारा कहा जाता है तो उनको बहुत अजीब लगता है कि ये लोग हमारे व्यक्तिगत सुरक्षा में या व्यक्तिगत स्वतंत्रता में बाधा डाल रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे समय काल के अनुसार उस बच्चे को उस चीज की आदत पड़ जाती है और लगता है कि ये मेरे जीवन का एक हिस्सा है। देखिए, इसलिए देखिए क्या होता है कि प्रारंभ में बालक इन सामाजिक नियमों, मानकों अथवा कानूनों को समझने अथवा स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता और उसके लिए तत्पर भी नहीं होता है। देखिए, परंतु बालकों को ऐसा करने के लिए समाजीकृत किया जाता है। जब बालक ऐसा नहीं करता है तो उसको बार बार उसके समाज के द्वारा ऐसा करने के लिए कहा जाता है और जिससे धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, उसी में समाजीकृत हो जाता है, उसी में ढल जाता है। देखिए, अब देखिए, मानव विकास की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति समाज में प्रचलित आचरण के नैतिक मानदंडों, स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट को अपने में समाहित करता है तथा सीखता है कि व्यक्तिगत इच्छाओं तथा सामाजिक दायित्व के संघर्ष को किस प्रकार से नियंत्रित किया जाए। यही प्रक्रिया जो है नैतिक विकास, यानी किस प्रकार से इन मानदंडों का, इन नियमों का धीरे धीरे उसके जीवन में विकास होता है, वही जो है नैतिक विकास के रूप में जाना जाता है। अब देखिए, एक और टर्म है जिसको हम लोग नैतिक दुविधा के नाम से जानते हैं, जिसको मोरल डायलेमा भी कहा जाता है। ये देखिए क्या होता है, यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को दो या अधिक नैतिक मूल्यों, कर्तव्यों या विकल्पों के बीच निर्णय लेना होता है। उसमें देखिए क्या होता है कि हर विकल्प किसी न किसी नैतिक सिद्धांत के खिलाफ जाता है। इसमें व्यक्ति को देखिए यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा विकल्प सही या गलत है, क्योंकि हर विकल्प के साथ नैतिकता का एक पक्ष जुड़ा होता है। यानी देखिए, किसी व्यक्ति के सामने दो पक्ष जब आते हैं और उसको जब फैसला लेना पड़ता है तब वह स्थिति उत्पन्न होती है और दोनों पक्ष जो हैं किसी न किसी नैतिकता से जुड़े होते हैं। तो इस स्थिति में, इस सिचुएशन में व्यक्ति को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और इसी को कहा जाता है नैतिक दुविधा। अगर व्यक्ति मान लीजिए किसी एक के पक्ष में जाता है तो दूसरा नाराज हो जाएगा और यदि दूसरे के पक्ष में जाता है तो अगला नाराज हो जाएगा। तो इसी प्रकार से वह व्यक्ति इस प्रकार की डायलेमा में, दुविधा में फंस जाता है। ठीक, अब देखिए एक और टर्म है जिसको देखिए, अब अभी पहले इसको हम लोग उदाहरण के माध्यम से भी एक बार देख लेते हैं। जो मोरल डायलेमा है इसको उदाहरण के माध्यम से आप देख लेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए, पहला उदाहरण है सत्य और रिश्ते के बीच दुविधा। जैसे देखिए कि मान लीजिए एक करीबी दोस्त कुछ गलत करता है और आपका मान लीजिए कोई बहुत करीबी दोस्त है, क्लोज फ्रेंड है, वह कुछ गलत कर रहा है, तो आप उसकी गलत चीजों का विरोध करेंगे या सच बोलेंगे किसी दूसरे से, तो वो देखिए आपका दोस्त जो है वो आपसे दोस्ती खत्म कर लेगा। और यदि आप सच नहीं बोलेंगे, सच को छुपाएंगे, तो आप अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे, यानी आप नैतिकता के खिलाफ जाते। तो ये स्थिति जो होती है यही नैतिक दुविधा की स्थिति होती है। फिर दूसरा देखिए, एक और चीज है, देखिए इसमें कर्तव्य और सहानुभूति के बीच दुविधा आ जाती है। जैसे देखिए इसमें उदाहरण है कि एक डॉक्टर है, उसके पास दो मरीज इलाज के लिए आते हैं और उस डॉक्टर को देखिए इन मरीजों में से किसी एक का इलाज करना है। तो देखिए वो कैसे डिसाइड करेगा कि किसका इलाज किया जाए, किसका नहीं किया जाए, और यह सिचुएशन उसके लिए क्या हो जाती है, नैतिक दुविधा। डॉक्टर की नैतिकता होती है कि हर मरीज का इलाज करना, लेकिन उसके पास जब इस प्रकार की सिचुएशन आ जाती है कि दोनों में से किसी एक को ही बचा पाएगा, तब यह स्थिति बहुत ही जटिल हो जाती है। देखिए एक डॉक्टर को गंभीर रूप से बीमार दो मरीजों में से एक को बचाने का विकल्प चुनना, लेकिन वह केवल एक को ही बचा सकता है। इस स्थिति में डॉक्टर को यह तय करना मुश्किल होता है कि किसे प्राथमिकता दी जाए।
दोनों को एक साथ तो नहीं बचा सकता ना, दोनों का ट्रीटमेंट एक साथ नहीं कर सकता, तब वो बहुत जटिल समस्या में फंस जाता है। तो इस प्रकार की जो समस्याएं होती हैं वो नैतिक दुविधा में आती है। अब देखिए, नैतिक दुविधाएं व्यक्ति को गहराई से सोचने पर मजबूर करती हैं और उसकी नैतिक समझ और सिद्धांतों की परीक्षा लेती है। तो इस सिचुएशन में वो डॉक्टर देखेगा कि कौन सा व्यक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण है और कौन से व्यक्ति को बचाने से वो लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा, समाज के लिए, अपने परिवार के लिए और उस डॉक्टर के लिए। ये भी होता है क्योंकि कभी कभी देखिए, पैसे की वजह से डॉक्टर जो गरीब मरीज होते हैं उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं और जो अमीर होते हैं उसके ऊपर ज्यादा देते हैं। तो ये सारे पहलू को वो देखेगा, तब जाके जिसका उसको सही लगेगा, उचित लगेगा, उसका ट्रीटमेंट करेगा और अगले को छोड़ देगा। अब देखिए, नैतिक तर्कना या नैतिक तर्क, मोरल रीजनिंग। ये देखिए क्या होता है। मोरल रीजनिंग उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके माध्यम से व्यक्ति यह तय करता है कि किसी स्थिति या कार्य को नैतिक रूप से सही या गलत कैसे समझा जाए। यह व्यक्ति की नैतिकता, मूल्यों और सिद्धांतों पर आधारित होता है और निर्णय लेने में मदद करता है। देखिए, इस प्रकार का जो है व्यक्ति को कई चीजों के कई पहलुओं पर गौर करने पर विवश करता है। देखिए, उसमें नैतिकता भी आती है, मूल्य भी आते हैं और सिद्धांत भी आते हैं और इन सब के आधार पर व्यक्ति को डिसीजन लेना होता है, यानी जल्दबाजी में तुरंत नहीं। देखिए, इसके भी कुछ उदाहरण है, देख लीजिए क्या क्या चीजें। नैतिक तर्क के प्रमुख पहलू, देखिए सबसे पहले नैतिक मूल्य। व्यक्ति यह विचार करता है कि कौन से मूलभूत नैतिक सिद्धांत जैसे ईमानदारी, न्याय, करुणा निर्णय को प्रभावित कर रहे हैं, यानी उनका जो निर्णय लिया जाएगा वो किससे प्रभावित होगा, ईमानदारी से कि न्याय से कि करुणा से। उसके बाद देखिए परिणामों का विश्लेषण। इसमें देखिए क्या होगा, निर्णय से होने वाले संभावित परिणाम का विश्लेषण किया जाता है। यदि व्यक्ति सोचता है कि मैं यह निर्णय लूंगा तो इससे भविष्य में किस प्रकार का परिणाम दिखेगा या परिणाम सामने आएगा और कौन सा विकल्प दूसरे को अधिक लाभ या हानि पहुंचाएगा। देखिए, ये भी देखा ही जाता है कि जहां पर ज्यादा लोगों का फायदा हो रहा है, जहां से ज्यादा लोगों को बेनिफिट हो रहा है और उसकी वजह से यदि एक दो लोगों का नुकसान भी हो रहा है तो लोगों को उसका नुकसान करने देना चाहिए और बाकी ज्यादा लोगों का फायदा होना है तो उस काम को कर देना चाहिए। तो इस प्रकार से देखा जाता है। फिर देखिए अगला है नैतिक नियम और सिद्धांत। इसमें देखिए व्यक्ति यह परखता है कि उसके निर्णय किसी नैतिक नियम जैसे सत्य बोलना का पालन कर रहे हैं कि। अब उसमें यह भी देखेगा कि जो निर्णय ले रहा है उसमें उसकी बात को सत्य माना जाएगा कि नहीं, यानी वह उस प्रकार का जो नैतिक नियम होता है जिसको लोग कहते हैं कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए, तो वो उसके आधार पे भी अपना डिसीजन ले रहा है कि नहीं। अब इसको उदाहरण के माध्यम से देख लीजिए और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए पहला उदाहरण है कि सत्य बोलना बनाम किसी की भावनाओं की रक्षा करना। अब देखिए व्यक्ति सत्य बोलेगा कि दूसरे की भावना की रक्षा करेगा। यदि एक व्यक्ति का मित्र कोई गलती करता है और उससे झूठ बोलने को कहता है तो व्यक्ति को यह तय करना होगा कि वह सत्य बोलेगा या अपने मित्र की भावनाओं की रक्षा करेगा। देखिए उसी प्रकार का उदाहरण है, थोड़ा सा डिफरेंट है कि कोई आपका मित्र है और वह मित्र आपसे कह रहा है कि मैं गलती किया हूं लेकिन तुमको मेरी गलती को सही नहीं बताना है, लोगों से छिपा लेना है। तो उस व्यक्ति को लगेगा कि मैं अपने मित्र की बात मानूं या सत्य के पक्ष में जाऊं। यदि मित्र की बात नहीं मानता हूं तो उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचेगा और मेरी मित्रता भी संकट में पड़ सकती है। दूसरी चीज देखिए सामाजिक नियमों का पालन करना। इसमें देखिए क्या होगा, यदि कोई भूखा व्यक्ति चोरी करता है तो नैतिक तर्क यह तय करने में मदद करेगा कि चोरी करना गलत है या भूख मिटाने के लिए उसका कार्य उचित है। देखिए इसी प्रकार का उदाहरण भी आपको एग्जाम में आता है और उसमें आपको डिसाइड करना होता है कि यह जो कार्य है उसका नैतिक रूप से सही है या गलत है।
तो देखिए, जब कोई व्यक्ति भूख मिटाने के लिए चोरी करता है, यदि मान लीजिए उसको भूख मिटाने के लिए भोजन नहीं मिलेगा तो वह व्यक्ति मर सकता है, तो इस स्थिति में कहा जाएगा कि यह जो डिसीजन है वो नैतिक रूप से तार्किक डिसीजन है। अब देखिए, नैतिक तर्क का महत्व क्या है। देखिए, नैतिक तर्क जो है हमें जटिल नैतिक समस्याओं को हल करने में मदद करता है। दूसरा, यह हमारी सोच को स्पष्ट और तर्कसंगत बनाता है। यह हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक मूल्यों को विकसित करता है। इससे हमारे जो व्यक्तिगत और सामाजिक मूल्य विकसित होते हैं, हमारी सोच स्पष्ट और तर्कसंगत होती है और हम नैतिक समस्याओं को हल करने में जो है सहज होते हैं। अब देखिए, हम आते हैं कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत, यानी कोहलबर्ग ने जो अपना नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था वो क्या है। कोहलबर्ग का नैतिक, तो हम लोगों ने इन सब चीजों को जानने से पहले नैतिकता के बारे में जान लिया और यही जानना बहुत जरूरी था। क्यों? क्योंकि कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है इसी प्रकार के परीक्षण पर आधारित है। उन्होंने इसी प्रकार का सिचुएशंस बच्चों के सामने प्रस्तुत किया था और उन्होंने जो उत्तर दिया उन्हीं के उत्तर के आधार पर उन्होंने अपना सिद्धांत विकसित किया। देखिए, जैसा कि मैंने आप लोग को अभी बताया कि जो लॉरेंस कोहलबर्ग का ये सिद्धांत है पियाजे के द्वारा प्रस्तुत नैतिक विकास के से संबंधित है। और पियाजे ने देखिए नैतिक विकास के 3 स्तर बताए थे, जिसमें उन्होंने विस्तार करके इन्हीं 3 स्तरों में कुछ स्टेज और लेवल के आधार पर इसको डेवलप किया। देखिए, यह जो इनका विकास का सिद्धांत है 10 वर्ष से 16 वर्ष की आयु के बालकों के सामने देखिए कुछ कहानियां प्रस्तुत की गई और उन कहानियों में देखिए नैतिक दुविधाओं और नैतिक तर्क से संबंधित जो बातें की गई और फिर उनसे जो बच्चे साक्षात्कार में उत्तर दिए उन्हीं उत्तरों के आधार पर उन्होंने अपना जो सिद्धांत तैयार किया। देखिए, इन कहानियों में नियमों व बड़ों के निर्देशों का पालन करने से भी संबंधित जो है नैतिक दुविधाएं प्रदर्शित की गई। इन साक्षात्कारों से देखिए जो सूचना मिली उसका इन्होंने विश्लेषण किया और विश्लेषण करने के बाद उन्होंने 3 प्रमुख स्तर तथा शुरुआत में जो देखिए 7 सोपान स्टेज इन्होंने बताए थे, जिन्हें आगे सारणी में देखिए निम्न रूप से प्रस्तुत किया। देखिए, इन्होंने 3 जो है लेवल बताए थे और 3 लेवल और 7 स्टेजेस। बाद में देखिए इन्हीं 7 स्टेजेस को जो एक स्टेज है उसी को मर्ज करके उसको एक और जो है कम कर दिया गया। देखिए, जो इन्होंने शुरू में जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था उसमें देखिए इन्होंने 3 स्टेजेस बताए थे। स्टेज 1 जो था उसको पूर्व परंपरागत स्तर के नाम से जाना जाता है, प्री कन्वेंशनल लेवल। दूसरा जो है परंपरागत लेवल का होता है और तीसरा उत्तर परंपरागत लेवल। इसमें देखिए उन्होंने जो है पहला जो बताया आत्म केंद्रित निर्णय, दूसरा बताया था दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता, तीसरा जो है देखिए यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता। तो इसी को देखिए इन्होंने 0 के माध्यम से डिनोट किया था, तो इसी को देखिए इसके अंदर बाद में समाहित कर दिया गया, जिससे इसकी संख्या कितनी हो गई 6 हो गई। देखिए अगला देखिए इसमें परंपरागत में देखिए क्या है परस्पर एक रूप अभिमुखता और चौथा है अधिकार संरक्षण अभिमुखता। उसके बाद देखिए उत्तर परंपरागत स्तर में भी 2 लेवल हैं। देखिए सामाजिक अनुबंध विधि सम्मत अभिमुखता और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। तो इस प्रकार से इन्होंने देखिए 3 स्टेज और 6 लेवल को दिया है। इसी को देखिए हम लोग अब एक एक करके देख लेते हैं। देखिए यह सिद्धांत बताता है कि मनुष्य के नैतिक सोच का विकास विभिन्न चरणों में किस प्रकार से होता है और लोग नैतिक निर्णय कैसे लेते हैं और उनके मानसिक परिपक्वता पर यह निर्भर करता है कि वह किस उम्र के हैं और किस उम्र में उनके द्वारा किस प्रकार का निर्णय लिया जाए। अब देखिए इसको हम लोग विस्तार पूर्वक देखते हैं। तो सबसे पहला जो देखिए ये है, इसको कहा जाता है पूर्व परंपरागत स्तर। इसकी देखिए जो उन्होंने उम्र ली है बच्चों की 4 से 10 वर्ष की उम्र के बच्चों को इसमें शामिल किया।
इसमें उन्होंने कहा है कि यह स्तर जो है बचपन में देखा जाता है, जब बच्चे नैतिक निर्णय मुख्यतः व्यक्तिगत लाभ और सजा से बचने के लिए लेते। इसमें इन्होंने कहा कि जो बच्चों के द्वारा निर्णय लिया जाता है वो अपने लाभ के लिए, स्वहित के लिए और सजा पाने से बचने के लिए किया। तो इसको इन्होंने दो भागों में बांट के बताया। देखिए चरण 1 पहला क्या है, सजा, दंड और आज्ञापालन। यानी इस प्रकार के जो लेवल है, स्टेज है, इसमें बच्चे सजा पाने से बचने के लिए जो है लोगों की बातों को मानते हैं और उनसे पुरस्कार या गिफ्ट पाने के लिए, यानी लालच के वजह से लोगों की बातों को मानते हैं। उनको ये नहीं पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है। जिसमें उनको फायदा हो रहा है या लोगों के द्वारा प्रशंसा मिल रही है वही काम करते हैं। देखिए आप लोगों ने घर पे देखा होगा कि बच्चों को यदि कोई गलत काम करने पर भी कहता है बहुत अच्छा, तो बच्चा उस चीज को बार बार करता है। यदि बच्चा देखिए घर में, परिवार में किसी को एक थप्पड़ मार दे रहा और अगर लोग कह रहे हैं कि और मारो, तो उसको लगता है कि नहीं मेरी प्रशंसा की जा रही है और मारता है। तो इस तरह से होता है। फिर देखिए कोई बच्चा होता है कि आजकल देखिए गांव देहात में छोटे छोटे बच्चों को लोगों को गाली देना सिखाते, पता नहीं कैसा ट्रेंड है। तो जब वो बच्चे को वाहवाही करते हैं तो उसी प्रकार से फिर करता है। तो इस तरह से जब करने पर तो लगता है कि मुझे पुरस्कार मिल रहा है, मुझे वाहवाही मिल रही है, तो करता है। लोगों को बच्चे से कुछ ऐसा काम कराते हैं जिसके बदले में उसको कुछ दे देते हैं, टॉफी, चॉकलेट, बिस्किट दे देंगे, पैसे दे देंगे, कहीं बेटा ये कर दो। उसको नहीं पता होता है कि सही है कि गलत, वो केवल टॉफी चॉकलेट के लालच में काम करता है। देखिए बच्चे सही और गलत को सजा और पुरस्कार के आधार पर समझते हैं। देखिए कुछ कुछ ऐसे काम होते हैं जो गार्जियन उनको डरा के कराते हैं कि करो नहीं तो तुम्हें मारेंगे, या कोई भी कहता है तो उनको लगता है कि नहीं मैं मार से बच जाऊं, ये काम करता, तो वो गलत हो जाता है। देखिए एक बच्चा झूठ इसलिए नहीं बोलता क्योंकि उसे डर है कि उसे डांट या सजा मिलेगी। देखिए बच्चे को कहा जाता है कि तुम इस काम को करो, अगर या फिर इस काम को नहीं करने पर तुमको सजा मिलेगी, या फिर तुम इस चीज को झूठ बोलो और नहीं बोलोगे तो मैं तुम्हें मारूंगा। तो बच्चा डर के मारे बोलता है। देखिए अगला देखिए, मैं चोरी नहीं करूंगा क्योंकि मुझे सजा मिलेगी। देखिए बच्चे को पता है कि चोरी करने से मुझे दंड मिलेगा, मेरे माँ बाप मुझे मारेंगे, तो चोरी नहीं करता। अब देखिए अगला है सेकंड स्टेज। देखिए इनाम और स्वहित व्यक्तिगत लाभ। देखिए जो उसमें 0 वाला स्टेज था उसी को इसमें समाहित कर दिया गया। देखिए इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। इसमें देखिए बच्चा इनाम पाने के लिए और जैसा को तैसा वाला सिचुएशन, यानी तुम मेरी मदद करोगे तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। यानी इसमें बच्चा जो है परस्पर एक दूसरे के द्वारा जो है आदान प्रदान के आधार पर काम करता है। यानी जब बच्चे को लगता है कि मैं किसी की हेल्प कर रहा हूं तो वो मेरी हेल्प करेगा, तभी मैं उसकी बाद में हेल्प करूंगा। या यदि मैं उसका कोई सामान ले रहा हूं तो मुझे भी उसका सामान देना होगा। देखिए इसमें बच्चे देखिए अपने हित को प्राथमिकता देते हैं और दूसरे से वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा वे अपने लिए चाहते। देखिए बच्चा हमेशा चाहता है कि मेरा फायदा हो और वो उससे दूसरे व्यक्ति से उसी प्रकार का व्यवहार करता है जब उसको कोई बेनिफिट मिलता है। देखिए बच्चा तभी किसी की मदद करेगा जब उसे बदले में कुछ मिलेगा। जब उसको कुछ कोई देता है तब वो काम करेगा, नहीं देंगे तो बुलाते रह जाएंगे, बच्चे नहीं सुनते। अगला देखिए, मैं अपना टिफिन तभी खिलाऊंगा जब बदले में मेरा दोस्त मुझे अपने टिफिन खिलाए। देखिए बच्चे क्लास में भी ऐसे करते हैं, यदि कोई बच्चा उनको अपना लंच शेयर नहीं करता है तो वो भी उस बच्चे को लंच शेयर नहीं करते। तो इस प्रकार की टेंडेंसी बच्चों में देखी जाती। अगला देखिए जो है परंपरागत स्तर। ये देखिए इसमें उम्र उन्होंने जो ली थी बच्चों की 10 से 13 वर्ष की उम्र के बच्चे थे, और यह जो देखिए किशोरावस्था की अवस्था शुरुआत वाली होती। इस एज के जो बच्चे होते हैं किशोरावस्था में प्रवेश कर जाते हैं। यहाँ देखिए नैतिक निर्णय जो है सामाजिक नियमों और अपेक्षाओं पर आधारित होते हैं। यानी यहाँ पे बच्चों के द्वारा जो निर्णय लिया जाता है वह अब स्वहित से हट के सामाजिक नियमों और अपेक्षाओं पर होता है। यानी समाज के लिए क्या सही है, समाज के लिए क्या नियम कानून है, अब उसके आधार पर वह निर्णय लेता है। देखिए इसमें देखिए जो सबसे पहला स्टेज है इसको
अच्छे लड़के लड़की का अभिविन्यास, यानी इसमें बच्चा अब अच्छा बनने का प्रयास करने, लड़के अच्छा बनने का प्रयास करते हैं, लड़कियां भी अच्छा बनने का प्रयास करती हैं। वो सोचती हैं कि मैं ऐसा क्या काम करूं कि जिससे मुझे समाज के द्वारा स्वीकृति प्राप्त। देखिए, लोग सही और गलत का निर्णय दूसरों को प्रसन्न करने और सामाजिक स्वीकृति पाने के लिए करते। वे सोचते हैं कि मैं ऐसा क्या काम करूं जिससे समाज में मेरी प्रशंसा हो, समाज उसको स्वीकार करे। देखिए, एक बच्चा स्कूल में अच्छे अंक लाने की कोशिश करता है ताकि शिक्षक और माता पिता उसे सराहें। यानी बच्चा जब क्लास में पढ़ता है तो उसको लगता है कि मैं जब ज्यादा नंबर पाऊंगा तो मेरे टीचर के द्वारा मेरी प्रशंसा की जाएगी और मेरे गार्जियन के द्वारा भी मेरी प्रशंसा की जाएगी, इसलिए वो देखिए अच्छा अंक लाने का प्रयास करता है। अगला देखिए, जो चौथा स्टेज है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, यानी इसमें बच्चा जो नियम कानून है उसका पालन करता है, नियमों को तोड़ना नहीं चाहता। इसमें देखिए क्या होता है कि लोग नियमों और कानूनों का पालन करते हैं ताकि समाज सुव्यवस्थित रहे। देखिए, इसका एक उदाहरण है कि जब कोई व्यक्ति ट्रैफिक सिग्नल का पालन करता है, भले ही सड़क खाली हो क्योंकि यह कानून, उसे लगता है कि यदि मैं कहीं रास्ते में जा रहा हूं, चौराहे पर रेड लाइट लगी हुई है, रास्ता भले से खाली है, यदि रेड लाइट जल गई तो मुझे रुक जाना है। क्यों? क्योंकि यह नियम है, नियम का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। लेकिन देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि रेड लाइट जलती भी रहती है, अगर दिखता है कि सड़क खाली है तो चले जाते हैं, तो इसका मतलब हो गया कि वो नैतिक रूप से लापरवाह है, और जो सही होते हैं वो इस चीज का पालन करते हैं। अब देखिए, जो है उत्तर परंपरागत स्तर, इसमें भी देखिए 2 स्टेज हैं। तो इसमें देखिए जो उम्र ली है उन्होंने बच्चों से 13 से ऊपर, ठीक है, 13 के ऊपर, यानी इस प्रकार के जो बच्चे हैं उन बच्चों में देखिए देखा जाता है कि वह स्वतंत्र रूप से नैतिक सिद्धांतों पर विचार करते हैं तथा व्यक्तिगत नैतिक मूल्यों पर आधारित निर्णय। अब इस उम्र के जो बच्चे होते हैं वो स्वतंत्र होकर निर्णय लेते हैं, और इसमें जो है वह स्वहित से हटकर थोड़ा सा, यानी अपने स्वहित को छोड़ देते हैं, लोगों के स्वहित को, लोगों के फायदे को देखते हैं, और उनको उसके लिए सजा भी मिले तो भी वो उसको सजा भुगतने के लिए तैयार रहते हैं। देखिए, इस प्रकार का जो देखिए लास्ट वाला जो है इसका देखिए, यानी 5वां चरण है, इसका पहला है लेकिन टोटल का 5वां है। देखिए, इसमें सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार, यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट। इसमें देखिए लोग यह समझते हैं कि कानून को बदलना संभव है यदि यह समाज के हित में न हो। इसमें बच्चे अब यह समझने लगते हैं यदि किसी कानून की वजह से किसी का नुकसान हो रहा है तो उस कानून को बदला जाना चाहिए। वो कहते हैं कि यह कानून को बदलना संभव है और उसको बदल देना चाहिए। व्यक्ति समाज के भले के लिए नियमों का पालन करता है, लेकिन यह समझता है कि कुछ परिस्थितियों में नियम बदले जा सकते। देखिए, कहते हैं कि नियम का पालन करना सही है, लेकिन कुछ ऐसे नियम जिससे समाज को नुकसान हो रहा है तो उस नियमों का बदलाव होना जरूरी है। अब देखिए उदाहरण देख लीजिए कि मैं विरोध करूंगा अगर कानून किसी के अधिकारों का हनन करता है। इस स्थिति में बच्चे कहते हैं, इस प्रकार के जो होते हैं वो कहते हैं यदि कानून किसी के अधिकारों का हनन कर रहा है तो मैं उस कानून का विरोध करूंगा। अगला देखिए है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, यानी लास्ट चरण सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। ये देखिए सबसे उच्च कोटि का जो है नैतिक विकास है। इसमें देखिए क्या होता है कि लोग नैतिक निर्णय सार्वभौमिक सिद्धांतों जैसे न्याय, समानता के आधार पर लेते हैं, भले ही कानून और समाज के खिलाफ। इसमें लोग देखते हैं कि मेरा निर्णय जो है ज्यादातर लोगों के लिए लाभदायक हो, फायदेमंद हो, उसके वजह से भले ही समाज का जो नियम कानून है वो उल्लंघन हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसका उल्लंघन करने पर इस चीज को पाने के लिए यदि मुझे सजा भी मिलेगी तो मैं उसको भुगतने के लिए तैयार। देखिए इस प्रकार के जो
डिसीजन होते हैं उसमें देखिए, जो उदाहरण में देखिए क्या है कि सबसे पहले देख लीजिए, महात्मा गांधी ने अन्यायपूर्ण कानूनों का विरोध किया क्योंकि वे कानून अपने नैतिक सिद्धांतों के अनुसार गलत है। देखिए, महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानूनों का विरोध किया। क्यों किया? क्योंकि वो अपने देश के भारतीय समाज के लोगों के प्रति जो है भेदभावपूर्ण था, अनैतिक था, इसीलिए उन्होंने उसका विरोध किया और उसके वजह से देखिए उनको जेल में भी डाला गया। तो इस प्रकार के जो काम होते हैं, इसमें व्यक्ति विभिन्न प्रकार के आंदोलनों में हिस्सा लेते हैं, विभिन्न प्रकार की रैलियां निकालते हैं। देखिए, अभी हाल फिलहाल में ही देखिए अपने उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में लोक सेवा आयोग के द्वारा जो आरओ एआरओ और यूपीपीसीएस की जो परीक्षा थी उसके डेट को लेकर देखिए विरोध प्रदर्शन किया गया। इसमें बहुत से छात्र छात्राओं को मारा पीटा भी गया। वो लोग भूखे ऐसे ही धूप में गर्मी में सड़कों पे विरोध प्रदर्शन करते रहे। तो इस प्रकार के जो कार्य होते हैं वो इसी में आते हैं। देखिए, मैं अन्याय के खिलाफ खड़ा रहूंगा भले ही मुझे सजा मिले। देखिए, इसमें बच्चे सब इतनी ज्यादा संख्या में उपस्थित थे और बाद में देखिए जो है प्रशासन को, जो लोक सेवा आयोग को उनके आगे झुकना पड़ा और नियमों में बदलाव करना पड़ा। तो इस प्रकार के जो कार्य होते हैं वो देखिए छठे स्टेज में आते हैं। अब देखिए, इसको हम लोग सारांश रूप में देख लेते हैं। देखिए, कोहल वर्ग के अनुसार नैतिकता का विकास एक निरंतर प्रक्रिया है जो यह दर्शाता है कि नैतिक विकास व्यक्ति की आयु और अनुभव के साथ विकसित, यानी इस पूरे सिद्धांत से यह कंक्लूजन निकलता है कि व्यक्ति के अंदर जो नैतिकता विकसित होती है वह क्रम वाइज होती है। एकाबैग किसी में सारी नैतिकता नहीं आ जाती और वह जो क्रम वाइज विकसित होती है वो बच्चे की उम्र के अनुसार धीरे धीरे विकसित। उन्होंने देखिए यह समझने में मदद करने के लिए कहा कि लोग नैतिक निर्णय क्यों और कैसे लेते। उन्होंने यह भी बताया कि लोगों के द्वारा जो नैतिक निर्णय लिया जाता है वो क्यों लिया जाता है और कैसे लिया जाता है, किस किस स्थिति में लिया जाता है। देखिए, इस सिद्धांत से समझा जा सकता है कि नैतिकता केवल समाज के नियमों का पालन करना नहीं है बल्कि यह व्यक्तिगत सोच और मूल्यों का विकास। उन्होंने बताया कि नैतिकता केवल समाज के नियमों मानदंडों को मानना नहीं है बल्कि व्यक्तिगत सोच को भी और मूल्यों का भी विकास उससे जुड़ा होता है। देखिए, अब देखिए इनके जो सिद्धांत की आलोचना भी की गई। क्यों की गई? क्योंकि कहा गया कि इन्होंने अपना जो है सिद्धांत तैयार किया था उसमें जो साक्षात्कार लिया गया था वो केवल लड़कों से लिया गया था, लड़कियों को उसमें शामिल नहीं किया गया। तो कहा गया कि इनका जो है सिद्धांत है पूरी तरह से जेंडर बायस्ड है और इन्होंने इसमें पुरुषों को महत्व दिया है। देखिए, इन्होंने अपने प्रयोग में पूर्ण रूप से पुरुषों को लिया, इसलिए इस सिद्धांत को जेंडर बायस्ड थ्योरी भी कहा जाता है। उनकी देखिए एक शिष्या थी जिनका नाम था कैरोल गिलिगन। उन्होंने भी इनकी आलोचना की थी और कहा था कि इनके सिद्धांत की जो सारी बातें हैं वो देखिए नारीवादी नैतिकता का उल्लंघन करती हैं, यानी फेमिनिस्टिक पर्सपेक्टिव का उसमें ध्यान नहीं रखा गया। तो इसके वजह से इन्होंने इनके सिद्धांत की आलोचना, लेकिन फिर भी जो कुछ भी हो, लेकिन इन्होंने अपने सिद्धांत में जो चीजें बताई हैं वो देखिए हमें प्रत्यक्ष रूप से देखने और समझने को मिलती। अब देखिए इस जो पूरे नैतिक विकास का सिद्धांत है, इससे देखिए क्वेश्चन कैसे आता है कि आपके सामने कोई जो घटना प्रस्तुत कर दी जाएगी और उसमें आपको पूछेगा कि आप इस स्थान पर होते तो किस प्रकार का निर्णय लेते। देखिए एग्जाम में सीटेट के क्वेश्चन जो है जो हिंज वाला बहुत पूछा जाता है, यानी हिंज की पत्नी बीमार है और उसको बचाने के लिए उसको मेडिकल स्टोर से दवा चुरानी पड़ती है। तो इस सिचुएशंस में वो उसका कार्य नैतिक है या अनैतिक या कौन सी स्टेज में आता है। ठीक है, तो इसमें आपको उस स्टेज को बताना होगा कि जो उसका यह कार्य किया गया है वो कौन से स्टेज और कौन से लेवल में आता है। देखिए, तो जैसे उसमें आप लोगों ने देखा कि यदि लोगों के हित के लिए, समाज के हित के लिए अगर गलत काम करना भी पड़े तो उसको व्यक्ति करता है, सजा पाना भी पड़े तो सजा पाता है। देखिए इस प्रकार से इसको इमेज के माध्यम से भी देख लीजिए। जैसे देखिए इसमें जो सबसे पहला है, देखिए क्या है, दंड से बचने के लिए, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, अपने फायदे के लिए। फिर देखिए जो अगला स्टेज है इसमें गुड बॉय
एटीट्यूड होता है अच्छा दिखने के लिए बच्चा। चौथा देखिए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। इसमें देखिए समाज के भले के लिए, समाज के भलाई को देखकर बच्चा इसमें डिसीजन लेता है, काम करता है। और इसमें जो देखिए सबसे जो लास्ट वाला है वो कहता है कि यदि किसी कानून के वजह से, किसी नियम कानून के प्रभाव की वजह से ज्यादातर लोगों का नुकसान हो रहा है तो उस कानून को बदल दिया जाए। तो इस प्रकार से उन्होंने देखिए ये 6 स्टेज डेवलप किए। ठीक है, तो इसमें देखिए कुछ कुछ ऐसी घटनाएं आएंगी कि एक ट्रैफिक सिग्नल पर रेड लाइट जल रही है, यदि किसी गाड़ी में व्यक्ति घायल है और उसको अगर रोक दिया गया तो उसकी मृत्यु हो सकती है, तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? रेड लाइट जंप करेंगे कि नहीं करेंगे? तो आपको इसमें डिसीजन लेना होगा और बताना होगा। यदि आप रेड लाइट जंप करते हैं तो आप कौन सी स्टेज और कौन से लेवल के अकॉर्डिंग अपना कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार का क्वेश्चन इससे आता। तो ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने नैतिक विकास, नैतिक तर्कणा, नैतिक दुविधा और लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को यह क्लास पसंद आई होगी और मेरे साथ इतने देर तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।